बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और फिर 1 मिनट बाद ही चाची रजनी बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हुई। इसने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। हम तीनों को बारी बारी गले लगाकर प्यार किया और अंदर ले गई। बरामदे वाले दरवाजे के साथ ही अंदर की तरफ ड्राइंग रूम का दरवाजा था। इसने अंदर दाखिल होकर बत्तियां जला दी और हमें बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही उर्मिला और वो आदमी आ गया जिसने गेट खोला था। अब इसने कुर्ता पहन रखा था। वो उर्मिला का शौहर संत सिंह था। वो सब हमारे आने पर बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद ही उर्मिला हमारे लिए ठंडा मशरूब ले आई। खैर तो है ना पुत्र। इस वक्त आधी रात को चाची रजनी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा था चाची, जिसके लिए आप लोगों को इस वक्त जहमत दी। मैंने कहा, ये तो तुम्हारा अपना घर है पुत्र, तकलीफ कैसी, हम तो जाग रहे थे। वैसे परेशानी तो हो जाती है ना। मुझे तसल्ली हो गई कि तुम खैर नाल आए हो। अब बताओ क्या काम है। चाची रजनी ने कहा, आपको याद होगा कि जब मैं चाचा प्रताप सिंह के साथ यहाँ आया था तो इस वक्त दारा के गुंडों ने हमला कर दिया था। मैंने कहा, मैं इस दुर्घटना को कैसे भूल सकती हूँ पुत्र। चाची ने कहा, तुम यहाँ से जाकर भाई प्रताप सिंह के साथ गायब हो गए थे तो हम सब घर वाले कई रोज तक परेशान रहे थे। हम तो पल पल तुम्हारी जिंदगी और सलामती की दुआएं मांगते रहे। आपकी दुआओं के तफैल ही मैं आज जिंदा और सलामत हूँ। मैंने कहा, इस रात हमने चाचा खुशवंत सिंह को एक ब्रीफ केस दिया था जिसमें मेरी कुछ जरूरी कागजात थे। कई वर्ष गुजर गए बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं। चाची ने जवाब दिया। मेरा दिमाग बक से उड़ गया, बदन पर चिमटियां सी रेंगने लगी। अगर उन्होंने ब्रीफ केस या इसमें रखी हुई डायरी और कागजात बेकार समझकर फेंक दिए होंगे तो मैं इससे आगे नहीं सोचना चाहता था। मुझे याद है माँ जी, उर्मिला की जुबान से ये अल्फाज सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। बापू ने वो ब्रीफ केस आपको दिया था और आपने मुझे दे दिया था। कहाँ है वो ब्रीफ केस, मैंने जल्दी से पूछा। वो ब्रीफ केस तो टूट गया था, उर्मिला ने जवाब दिया। और इसमें रखी हुई डायरी और कागजात का क्या हुआ, मैंने पूछा। वो महफूज हैं, उर्मिला ने जवाब दिया। मेरी जान में जान आई। कहाँ है वो डायरी, मैंने पूछा। वो कागजात और डायरी मैंने एक थैले में लपेट कर बड़ी पेटी में सामान के नीचे रख दी थी और वो पेटी तो इनके फ्लैट में रखी हुई है। इसने अपने शौहर की तरफ इशारा किया। फ्लैट करीब ही है या दूर, मेरा मतलब है इस वक्त। इस वक्त तो नहीं वीर जी, उर्मिला ने मेरी बात काटते हुए कहा। फ्लैट तो करीब ही है, बनीलो रोड पर, मगर वहाँ की बिजली गई हुई है। आप सुबह आ जाना वीर जी, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, मैं कल दिन में किसी वक्त आ जाऊंगा। मैंने कहा, एक बात और। मैंने संत सिंह की तरफ देखते हुए बात जारी रखी। मेरे दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो भी डैडी की। वो डायरी हासिल करना चाहते हैं जिसमें इनके स्याह करतूतों की तफसील दर्ज है। हो सकता है कि वो लोग भी किसी तरह यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं, इसलिए तुम लोग मोहतरम मोहतात रहना। फिक्र ही न करो भाई जी, संत सिंह ने कहा। आपकी चीजें हमारे पास इमानत हैं, वो किसी और के हाथ नहीं लगने देंगे। मैंने इसे अपना और इंस्पेक्टर चियांग शू का फोन नंबर भी दे दिया। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो दोनों में से किसी नंबर पर फौरी तौर पर इतला दे दी जाए। वापसी पर हम सेरंगोन रोड से बकेट रोड की तरफ निकल गए। वहाँ से सेंट्रल एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार किया और वहाँ से आर्चर रोड क्रॉस करते हुए कली मैंसी एवेन्यू की तरफ निकल आए। कार जब अपने मकान वाली गली की तरफ मुड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा था। गली के आगे वाले मोड़ पर एक कार खड़ी थी जिसकी सारी बत्तियां बुझी हुई थी। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ ऐसे मकान बहुत कम थे जिनमें गेट के अंदर गाड़ी खड़ी करने की गुंजाइश थी। लोग आमतौर पर अपनी गाड़ियां गली में या इधर उधर ही खड़ी कर देते थे और मेरे ख्याल में वो कार भी किसी ने इसी तरह खड़ी कर दी थी। कंपाउंड वाला दरवाजा खोलकर हम बरामदे में पहुंचे तो मैं ठिठक गया। हम घर की तमाम बत्तियां बंद करके गए थे, लेकिन इस वक्त अंदर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी और वो रोशनी मुतहरक थी। जानकी और थाई ने भी वो रोशनी देख ली। कौन है अंदर, कौन है, जानकी ने चीख कर पूछा। रोशनी बुझ गई और फिर यूं लगा जैसे कोई तेजी से एक तरफ दौड़ा हो। कोई कुर्सी वगैरह उल्टने की आवाज भी सुनाई दी। मैंने थाई से चाबी लेकर ताला खोला और दरवाजे को जोरदार धक्का दिया। दरवाजा धड़ की आवाज से खुल गया। पिछली राहदारी की तरफ आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चीखता हुआ तेजी से इस तरफ दौड़ा, मगर राहदारी में किसी चीज से टकराकर गिर गया। संभलने की कोशिश करते हुए भी मैं दीवार से टकरा गया और फिर ठीक इसी वक्त पिछली तरफ एक फायर की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई दी। मैं संभल कर फिर इस तरफ दौड़ा। अकबी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं तेजी से इस तरफ लपका। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता एक और गोली चली। इस मर्तबा फायर की ये आवाज मकान के बाहर से आई थी। मैं एक बार फिर
इस तरफ दौड़ा। मकान के पिछली तरफ भी एक मुख्तसर सा लान था। मैं जब दरवाजे से निकलकर इस तरफ पहुंचा तो पिछली गली में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं लान से निकलकर खुली जगह पर आ गया। इसी वक्त एक साया अगली गली में दाएं तरफ मुड़ता हुआ नजर आया। मैं भी तेजी से इसके पीछे दौड़ा और जब मैं गली के मोड़ पर पहुंचा तो वो साया इस कार तक पहुंच चुका था जो मैंने अपने मकान के सामने वाले रुख पर गली के अगले मोड़ पर खड़ी देखी थी। कार स्टार्ट होकर हरकत में आ चुकी थी। दौड़ता हुआ साया भी कार में घुस चुका था और फिर मैंने कार की तरफ से एक शोला सा लपकता हुआ देखा। मैं बड़ी तेजी से नीचे गिर गया। शोला चमकते ही फायर की आवाज भी फिजा में गूंजी थी। जब मैं संभला तो वो कार बहुत दूर जा चुकी थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा इसकी अकबी सुरख बत्तियों को देखता रहा और फिर वो सुरख बत्तियां भी गायब हो गईं। मैं मुड़कर दौड़ता हुआ अकबी गली ही से मकान में वापस आया था। सारी बत्तियां जली हुई थी। मकान में दाखिल होते ही मेरा सामना सबसे पहले थाई से हुआ। इसकी आंखों और चेहरे पर वहशत थी। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मम्मी और डैडी वाले बेडरूम की हालत सबसे ज्यादा अबतर थी। अलमारियों के दरवाजे खुले हुए थे। तमाम कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। बेड का मैट्रेस गालबन चाकू से काट दिया गया था। ड्रेसिंग टेबल की दराजें भी खुली हुई थी। इसमें कई चीजें भी इधर उधर बिखरी हुई थी। दूसरे कमरों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बड़ी तफसील से तलाशी ली गई थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि दारा का कोई आदमी मकान की निगरानी कर रहा होगा और हमारे जाने के बाद इसने फोन पर दारा को इतला दी होगी और इसका कोई और आदमी भी यहाँ पहुँच गया होगा। मुमकिन है दारा खुद भी यहाँ आया हो, लेकिन इसे बड़ी मायूसी हुई होगी। इसे डायरी की तलाश थी और डायरी तो अभी तक मेरे कब्जे में भी नहीं आई थी। इसे कहाँ से मिलती? इसका मतलब है कि हमारे मकान की निगरानी हो रही थी, जानकी ने कहा, और मौका मिलते ही उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की और इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने जवाब दिया, सबसे पहले तो तुम पुलिस को इतला दो, इसके बाद ये सामान दुरुस्त किया जाएगा। थाई ने कहा, पुलिस के आने का फायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। मैंने जवाब दिया और लिविंग रूम में आकर पुलिस को फोन पर इतला देने लगा। इसी दौरान में कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। वो चाचा जगजीत सिंह था जो कॉल बेल का बटन दबाने के साथ मेरा नाम लेकर आवाजें भी दे रहा था। मैंने बाहर का दरवाजा खोल दिया। चाचा जगजीत सिंह के अलावा इस गली में रहने वाले 4 और आदमी भी मौजूद थे। खैर तो है पुत्र, ये गोलियों की आवाज कैसी थी? जगजीत सिंह ने पूछा। हमारी अदम मौजूदगी में चोर घुस आए थे चाचा, मैंने जवाब दिया। हम वापस आए तो हमारी आवाज सुनकर भाग गए। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? एक और आदमी ने पूछा। सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरा ख्याल है वो चोर कुछ ले जाने में कामयाब नहीं हो सका, खाली हाथ ही गया है, मैंने जवाब दिया। हम अभी बाहर खड़े बातें कर ही रहे थे कि पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और फिर चंद सेकंड बाद ही पुलिस कार गली में दाखिल हुई और हमारे करीब पहुंचकर रुक गई। इस पुलिस पार्टी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा हिंदुस्तानी था। इसके चेहरे पर करख्तगी थी और अंदाजे गुफ्तगू में भी बड़ी नखुवत थी। वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे मुल्जम मैं ही हूँ। मैं इसे अंदर ले आया और कमरों में बिखरा हुआ सामान दिखाने लगा। तुम लोग कहाँ थे? इसने मुझे घूरते हुए पूछा और फिर थाई और जानकी की तरफ देखने लगा। अपने एक जानने वाले के यहाँ गए हुए थे, मैंने जवाब दिया। कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? दूसरा सवाल था। मेरा ख्याल है नहीं। सब इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा घूम फिर कर जायजा लेता रहा, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मिस्टर वजदान, चंद साल पहले यहाँ जो दुर्घटना हुई थी मुझे इसका अफसोस है। मैं इस जमाने में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था और यहाँ का चार्ज इंस्पेक्टर चांग शू के पास था। इसने तुम्हें हीरो बनाने की पूरी कोशिश की थी और अब भी वो तुम पर अपना साया किए हुए है। लेकिन मैं एक बात तुम्हें ज़हन नशीन करा देना चाहता हूँ कि इस इलाके में अमनो अमान कायम रखने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं यहाँ किसी किस्म की बदअमनी पसंद नहीं करूँगा, लिहाजा इस किस्म के ड्रामे अब खत्म हो जाने चाहिए। ऑफिसर, मेरे करीब खड़ी हुई जानकी ने इसे घूरते हुए कहा, तुम समझते हो कि ये सब कुछ हमने खुद किया है? और एक मिनट, मैंने जानकी को मजीद कुछ कहने से रोक दिया और सब इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने पुलिस को एक वारदात की इतला दी थी। तुम यहाँ आ गए हो तो ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। जो कार्रवाई करना चाहते हो करो और चले जाओ, और इस जोम में मत रहना कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। मुझे धमकी दे रहे हो? मल्होत्रा ने मेरी बात काट दी। इसका लहजा काट खाने वाला था। नहीं, तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिला रहा हूँ, मैंने सुकून से जवाब दिया। इस वक्त चाचा जगजीत सिंह ने भी कुछ कहना चाहा था मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर खामोश करा दिया। सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेता रहा। मैंने इसे पिछला दरवाजा भी खोलकर दिखा दिया और फिर
पिछली गली से होता हुआ अपनी गली के इस मोड़ पर आकर जहां मैंने वो कार खड़ी देखी थी। तुमने कार का नंबर तो नोट किया होगा? मल्होत्रा ने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने जवाब दिया। कार इस रुख पर खड़ी थी कि गली से इसकी नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे भी फासला ज्यादा होने के अलावा यहाँ अंधेरा भी है और मुझे ये शुबा भी नहीं हुआ था कि ये कार यहाँ क्यों खड़ी है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने कहा, हम देखेंगे कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कर सकती है। और हाँ इंस्पेक्टर, चांग शू के पास फरियाद लेकर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करूंगा। ठीक है ऑफिसर, मैंने जवाब दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जब्त कर रहा था। मैं किसी के पास फरियाद लेकर नहीं जाऊंगा। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मेरा जो फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया है। वैसे इस किस्म के मामलात से निपटना मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आइंदा ऐसी कोई बात हुई तो मैं पुलिस को जहमत नहीं दूंगा। अगर तुमने किसी मौका पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो पछताओगे। मेरा शुमार इन पुलिस ऑफिसर्स में होता है जो रिश्वत, सिफारिश और लिहाज से कोसों दूर रहते हैं। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा ऑफिसर, मैंने कहा। तुमने यहाँ तक आने की जो जहमत की है इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने मल्होत्रा से हाथ मिलाने की जरूरत भी नहीं समझी। चंद लोग इस वक्त भी गली में खड़े थे। मैं इन सब को नजरअंदाज करता हुआ अंदर आ गया। चाचा जगजीत सिंह भी मेरे साथ ही आया था और फिर हमने मिलकर सामान सेट करना शुरू कर दिया। 4 बज गए। चाचा जगजीत सिंह इस दौरान में मुसलसल सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा को बुरा भला कहता रहा। ये साला है ही ऐसा बददिमाग और बदतमीज। वो कह रहा था, साला कहता है मैं सिफारिश और रिश्वत नहीं मानता। हकीकत ये है कि रिश्वत के बगैर ये कोई काम ही नहीं करता। 1 साल पहले तक ये इंस्पेक्टर था। अपनी बददिमागी और बदतमीजियों की वजह से इंस्पेक्टर के ओहदे से हाथ धो बैठा और लगता है कि अब ये अपनी नौकरी से भी जाएगा। ऐसे लोगों के साथ तो यही कुछ होता है चाचा, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। चाचा जगजीत सिंह के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। जानकी और थाई अपने कमरे में घुस गयी और मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और देर तक सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा के रवैये के बारे में सोचता रहा। वो एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने एक वारदात की इतला दी थी। शिकायत सुनना और तहकीक व तफ्तीश करना इसका फर्ज था, लेकिन इसका तर्ज अमल ऐसा था जैसे इस वारदात का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसके अलावा वो बिलावजह इंस्पेक्टर चियांग शू का जिक्र ले बैठा था। इससे ये अंदाजा भी हो गया था कि वो दूसरे ऑफिसरों से जलता था और चियांग शू से तो वो कुछ ज्यादा ही एलर्जिक था। इसके अलावा इसने मुझे बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये धमकी भी दी थी कि मैं कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करूं। मैं देर तक मल्होत्रा के इस रवैये के बारे में सोचता रहा और फिर नींद की आगोश में पहुंच गया। डायरी मैंने अपने कब्जे में ले ली थी। अगरचे मैंने इस डायरी को घर पर ही छुपाया था, लेकिन इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया था कि किसी अजनबी के लिए इसे तलाश करना मुमकिन नहीं था। और इस रोज से सूरत हाल में भी कुछ तब्दीली रोनमा होना शुरू हो गई थी। मैंने अगरचे इंस्पेक्टर चियांग शू को गुज़श्ता रात के वाक़े के बारे में आगाह नहीं किया था, लेकिन अगले रोज दोपहर को वो घर पहुंच गया था। इसे पुलिस ही के किसी आदमी से पता चल गया था कि सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मल्होत्रा के बारे में हेडक्वार्टर में और भी बहुत सी रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि चंद रोज में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है, चियांग शू ने कहा। इसकी गुज़श्ता रात वाली हरकत पर मुझे कुछ और शुबा होने लगा है, मैंने कहा। मसलन किस किस्म का शुबा? चियांग शू ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। गुज़श्ता रात जब मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था तो इसके 5 मिनट बाद ही मल्होत्रा यहाँ पहुँच गया था, जिसका मतलब था कि वो इस इलाके में मौजूद था और पुलिस स्टेशन से रेडियो पर इतला मिलते ही यहाँ आ गया था। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, चियांग शू ने कहा। मुमकिन है वो गश्त पर इस इलाके में मौजूद हो और इतला मिलते ही पहुँच गया हो, लेकिन इसने जिस तरह की गुफ्तगू की थी इससे शुबा होता है कि ओ कम ऑन बॉय। चियांग शू ने मेरी बात काट दी। तुम ये कहना चाहते हो कि मल्होत्रा इन लोगों से मिला हुआ है जिन्होंने तुम्हारे मकान की तलाशी ली थी और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आसपास मौजूद था? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही शुबा है, मैंने जवाब दिया। हो सकता है, चियांग शू सर हिलाते हुए बोला। मुमकिन है तुम्हारा शुबा दुरुस्त हो। मैं इस सिलसिले में अपने तौर पर मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल तुम लोगों को अब मोहतात रहने की जरूरत है। अगर कोई बात हो तो इसे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे इतला दे देना। इंस्पेक्टर चियांग शू चला गया। 1-2 रोज और गुजर गए और फिर मुझे ये शुबा होने लगा कि मेरी निगरानी की जा रही है। निगरानी करने वाला कोई शख्स अगरचे नजरों में नहीं आ सका था, मगर ये एहसास कौवी-तर होता जा रहा था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी की नजरों में रहता हूँ। जानकी ने भी ऐसे ही शुबे का इजहार किया था। वो सौदा
मुश्तबा सल्फ लेने के लिए रोजाना सुबह मार्केट जाती थी। इसे भी यूं लगता था जैसे इसकी निगरानी की जा रही हो, मगर कोई मुश्तबा शख्स इसकी नजरों में नहीं आया था। 2-3 रोज और गुजर गए। इस दौरान में एक मरतबा और चाची रजनी के यहाँ भी गया था। इससे अगले रोज रात 11 बजे के करीब फोन की घंटी बजी तो रिसीवर मैंने ही उठाया था। इस वक्त जगजीत सिंह और इसके घर वाले भी हमारे पास बैठे हुए थे। वो कॉल उर्मिला की थी और इसने जो इतला दी थी वो बड़ी सनसनीखेज थी। इसका शौहर संत सिंह जख्मी हालत में कान डांग अस्पताल में पड़ा हुआ था। मैं फोन बंद करके फौरन ही अस्पताल जाने को तैयार हो गया। जगजीत सिंह भी मेरे साथ जाने को तैयार था। यूं तो जानकी वगैरह भी जाने को तैयार थी, मगर मैंने इन्हें रोक दिया और इन्हें हदायत कर दी कि या तो वो अमृता कौर और नरेंजन के साथ इनके घर चली जाएं या हमारी वापसी तक इन्हें अपने पास बिठाए रखें। कार का स्टीयरिंग जगजीत सिंह ने संभाल लिया। कानडांग अस्पताल मेन सेरंगून रोड के आसपास ही था। जगजीत सिंह रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर हम सेरंगून रोड की तरफ से जाते तो लंबा रास्ता पड़ता। तीमा रोड पर नहर का पुल पार करते ही इसने कार फूड सेंटर मार्केट के करीब से बकेट रोड पर मोड़ ली और फिर एक जैली सड़क से होते हुए हम अस्पताल के सामने पहुंच गए। संत सिंह इमरजेंसी रूम में चला गया। उर्मिला और चाची रजनी से हमारी मुलाकात वेटिंग रूम में ही हो गई। वो दोनों रो रही थी। क्या हुआ चाची? मैंने करीब पहुंचकर कहा। संत सिंह कैसे जख्मी हुआ? कोई हादसा? हादसा नहीं पुत्र, इसे मारा पीटा गया है। चाची रजनी ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मारा पीटा है? मैं चौंक गया। किसी से झगड़ा हुआ था? कौन थे वो लोग? संत सिंह का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, रजनी ने बताया। शाम 7 बजे के करीब 2 आदमी इसे बुलाकर ले गए थे। इसके बाद वो वापस नहीं आया। हमने इसके दोस्तों से मालूम किया, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। तकरीबन 1 घंटा पहले मैं और उर्मिला दरवाजे में खड़ी थी कि लाल रंग की एक कार हमारे करीब आकर रुकी। दरवाजा खोलकर 2 आदमियों ने संत सिंह को बाहर फेंक दिया और कार तेजी से आगे चली गई। संत सिंह खून में लथपथ और बेहोश था। इसे देखकर हमारी चीखें निकल गईं। हमारे रोने पीटने की आवाजें सुनकर गली के लोग जमा हो गए और संत सिंह को गाड़ी में डालकर यहाँ पहुँचा दिया। वो होश में आ गया है। वो बार बार यही कह रहा है कि तुम्हें बुलाएं, अंदर इमरजेंसी रूम में पड़ा है। डॉक्टर और पुलिस वाले हमें इससे मिलने नहीं देते। जाओ पुत्र, तुम देखो इसे क्या हुआ है। जालिमों ने मार मार कर इसकी क्या हालत कर दी है। परेशान मत हो चाची, मैं देखता हूँ। और उर्मिला तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा और वेटिंग रूम से निकलकर इमरजेंसी रूम की तरफ चल पड़ा। जगजीत सिंह भी मेरे साथ था। इमरजेंसी रूम में 2 डॉक्टरों के अलावा 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। इनमें एक तो निचले दर्जे के रैंक का ऑफिसर था और दूसरा कांस्टेबल। संत सिंह लंबी सी टेबल पर पड़ा हुआ था। इसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। क्या हुआ संत सिंह? कौन थे वो लोग? मैंने करीब पहुंचकर पूछा और इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। संत सिंह करा उठा। मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। वो डॉक्टर और पुलिस वालों की तरफ देखने लगा। मैं एक डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया और इससे संत सिंह के बारे में पूछने लगा। एक टांग और दाएं बाजू की हड्डियां टूट गई हैं। जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोटें आई हैं। एक्सरे ले लिया गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं पुलिस ऑफिसर से बात करने लगा। उन्होंने अभी तक संत सिंह का बयान नहीं लिया था। मैं अपने दोस्त से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। ऑफिसर अगर आप इजाजत दें तो। क्यों नहीं, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया और अपने मातहत के साथ कमरे से बाहर चला गया। दोनों डॉक्टर भी बाहर चले गए तो मैं संत सिंह के करीब आ गया। क्या मामला है? कौन थे वो लोग संत सिंह? मैंने पूछा। वो 2 आदमी थे जो मुझे घर से बुलाकर धोखे से ले गए थे, संत सिंह ने जवाब दिया। गुरुद्वारे वाली गली के मोड़ पर एक सुर्ख रंग की कार खड़ी थी जिसमें एक चीनी पहले ही से बैठा हुआ था। मेरे साथ आने वालों में से एक ने अचानक ही पिस्तौल निकालकर मेरे पहलू से लगा दिया और मुझे जबरदस्ती कार में बिठा दिया। वो दोनों भी मेरे दाएं बाएं बैठ गए और कार हरकत में आ गई। वो चंद लम्हों को खामोश हो गया। इसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने फिर कहना शुरू किया कि पहले वो लोग मुझे किंग ली रोड, कंपोंग, जावा रोड और इसके आसपास की छोटी सड़कों पर घुमाते रहे और तुम्हारे बारे में पूछते रहे। कार ड्राइव करने वाले चीनी ने कहा था कि तुमने कई साल पहले खुशवंत सिंह को एक डायरी दी थी। अगर मैं वो डायरी तलाश करके इनके हवाले कर दूं तो वो मुझे न सिर्फ कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ देंगे बल्कि एक माकूल रकम भी इनाम में देंगे। मैं डायरी के बारे में लाइल्मी का इजहार करता रहा। फिर वो लोग धमकियों पर उतर आए। वो एक बार फिर खामोश हो गया। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार बढ़ गए थे। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। न्यूटन
स्टेशन रोड पर पहुंचकर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मजीद आधे घंटे तक सड़कों पर घुमाते रहे। फिर एक जगह कार रुक गई और मुझे उतार लिया गया। कार किसी बंगले के कंपाउंड में रुकी थी। उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। मैं इस जगह का सही अंदाजा तो नहीं लगा सका, लेकिन वहाँ से कुछ दूर रॉयल होटल का न्योन साइन नजर आ रहा था। वो लोग मुझे फौरन ही अंदर ले गए। इस बंगले में दो आदमी पहले ही से मौजूद थे। एक तो कोई हिंदू पंडित था और दूसरा शायद मुसलमान था। इसने दाढ़ी और मूंछें रखी हुई थी। संत सिंह ने दाढ़ी वाले और चीनी कार ड्राइवर का जो हुलिया बताया, इससे मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो दारा और चीफांग थे, और हिंदू पंडित का जो हुलिया बताया वो 100% इस पुजारी का था जिसे मैंने काली के मंदिर के सामने दारा के साथ कार में बैठते हुए देखा था। वो मुझे तय खाने में ले गए। संत सिंह कह रहा था, पहले तो मुझे लालच दिया गया कि मैं डायरी के बारे में बता दूं, फिर धमकियां दी और इसके बाद मुझ पर तशद्दुद किया जाने लगा। मैं जानता था कि तुम डायरी ले जा चुके हो। अगर मैं इन्हें बता देता तो वो तुम्हारे पीछे लग जाते और तुम्हें मार डालते, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारे पीछे तो वो अब भी लगे हुए हैं। मगर मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। वो दोनों आदमी जो मुझे घर से बुलाकर लाए थे हिंदू थे। वो मुझे बेताशा पीटते रहे। लोहे के सरिये से मुझे मारा पीटा गया। मेरी टांग और बाजू की हड्डियां तो यकीनन टूट चुकी हैं। तुम मेरी हालत देख रहे हो। मुझे यकीन है कि जिस्म की कई और हड्डियां भी क्रैक हुई होंगी। ये तुमने क्या किया संत सिंह? मैंने कहा, तुम बता देते कि मैं डायरी ले जा चुका हूँ, तुम्हें इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। कैसे बता देता? संत सिंह ने कहा, मैंने उर्मिला के साथ गुरुद्वारे जाकर ग्रंथ साहब पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि डायरी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। हिंदू पंडित, चीनी और दाढ़ी वाले के बारे में तो मैं समझ गया हूँ कि वो कौन है। वो दोनों हिंदू कौन थे जो तुम्हें घर से ले गए थे? मैंने पूछा। वैसे मैं संत सिंह के किरदार से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका था। इसने अपनी हड्डियां तोड़वा ली थी मगर डायरी के बारे में जुबान नहीं खोली थी। गुंडे ही थे। संत सिंह ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, ये हिंदू तो जहाँ जाते हैं गंद ही फैलाते हैं। यहाँ भी ज्यादातर यही लोग जुराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं। चीनी गुंडों के साथ मिलकर इनके हौसले कुछ और बढ़ गए हैं। इस कार के बारे में कुछ याद है? मैंने पूछा। वो सुर्ख रंग की कार थी, संत सिंह ने जवाब दिया। जब वो मुझे घर से बुलाकर कार की तरफ लाए थे तो मैंने इस कार का नंबर देख लिया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर कार का नंबर बता दिया जिसे मैंने जहन नशीन कर लिया। तुम्हें छोड़ देने का मतलब है कि उन्होंने तुम्हारी बातों का यकीन कर लिया था? मैंने कहा, मेरी बातों का यकीन नहीं किया था बल्कि उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर फेंक दिया था। संत सिंह ने जवाब दिया, मैं इनकी मार खाते हुए 2 मरतबा बेहोश हुआ था और दोनों मरतबा मेरे ऊपर पानी फेंक कर मुझे होश में ले आए थे। तीसरी मरतबा बेहोश हुआ तो शायद वो धोखा खा गए थे और मुझे मुर्दा समझ लिया गया था, क्योंकि बहुत दूर की कोई आवाज मेरे लाशौर से टकराई थी, जैसे कोई कह रहा हो, मर गया साला, इसकी लाश इसके घर के सामने ले जाकर फेंक दो। और इसके बाद वाकई मेरे हवास शायद सो गए थे। होश आया तो यहाँ पड़ा हुआ था। तुमने पुलिस को अभी बयान तो नहीं दिया? मैंने पूछा। नहीं, अभी तक मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, इसने जवाब दिया। ठीक है संत सिंह, मैंने कहा, तुमने मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जिसे मैं फरामोश नहीं कर सकता। बहरहाल पुलिस तुम्हारा बयान लेना चाहती है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ बता दो, लेकिन कार का नंबर नहीं बताऊंगा, संत सिंह ने कराहते हुए कहा। मैं इससे कुछ और भी पूछता, लेकिन इस वक्त दोनों डॉक्टर कमरे में आ गए। इनमें से एक के हाथ में एक्सरे फिल्में थी। अब आप बाहर जाइए प्लीज, एक डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। आप वेटिंग रूम में जाकर बैठिए, आपकी जरूरत होगी तो बुला लिया जाएगा। मैं खामोशी से कमरे से निकल आया। दोनों पुलिस वाले बाहर खड़े थे और चाचा जगजीत सिंह भी। मैं चाचा को इशारा करता हुआ वेटिंग रूम में आ गया, जहाँ चाची रजनी और उर्मिला बैठी हुई थी। उर्मिला अब भी रो रही थी। मैं इसके करीब बैठ गया और इसे तसल्ली देने लगा। संत सिंह को इस तरह अस्पताल छोड़कर चले जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने फोन पर थाई और जानकी को बता दिया कि मेरी वापसी देर में होगी, वो लोग मोहतात रहें। 3 बजे के करीब एक नर्स मुझे बुलाकर ले गई। संत सिंह ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ा था। इसके दाएं बाजू और एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सीने और कंधे पर भी क्रेप बैंडेज लगी हुई थी। संत सिंह को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। इसके होश में आने से पहले जाहिर है इसका बयान नहीं लिया जा सकता था। पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल को छोड़कर चला गया। हम में से किसी के वहाँ रहने की जरूरत नहीं थी, मगर उर्मिला वहाँ रहने पर बजिद थी, लिहाजा इसे वहीं छोड़कर हम अस्पताल से बाहर आ गए। पहले चाची रजनी को इसके घर पर छोड़ा और फिर मैं और जगजीत सिंह अपने घर के लिए रवाना हो गए। संत सिंह का कजन इनके घर आ चुका था, इसलिए मुझे चाची और उर्मिला के
बच्चों की भी ज्यादा फिक्र नहीं थी, लेकिन संत सिंह के बारे में परेशानी जरूर थी। चीफ आंग वगैरह ने इसे मुर्दा समझकर फेंक दिया था। अगर इन्हें पता चल गया तो वो इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे याद था चाचा प्रताप सिंह का बॉडीगार्ड सूतर सिंह हमारी हिफाजत पर मामूर था। एक रात दारा के आदमियों ने हमारे मकान पर हमला कर दिया था, जिसमें सूतर सिंह जख्मी होकर अपनी याददाश्त खो चुका था और दारा ने जाली नर्स के जरिए जहर का इंजेक्शन लगवाकर इसे अस्पताल ही में खत्म करवा दिया था। और अब मुझे शुबा था कि अगर इन्हें संत सिंह के जिंदा होने का पता चल गया तो वो इसे भी खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही मैंने इंस्पेक्टर चांगशू को सूरत हाल से आगाह कर दिया और इसे सुरख कार का नंबर भी बता दिया जिसमें संत सिंह को अगवा करके ले जाया गया था। इस रोज दोपहर के बाद मैं खुद भी अस्पताल पहुंच गया था। मेरे साथ जानकी और थाई भी थी। अस्पताल में रजनी और उर्मिला भी मौजूद थी। संत सिंह की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कम से कम 3 महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगा। घर का सारा खर्च वही चलाता था। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इन्हें माली मामलात में परेशान न होने दूं। लिहाजा अस्पताल के अखराजात के अलावा मैंने घर के अखराजात की जिम्मेदारी भी संभाल ली। इससे अगले रोज अस्पताल से वापस आते हुए मेरा ये शुबा यकीन में बदल गया कि हमारी निगरानी हो रही है। वो नीले रंग की फियाट कार थी जो अस्पताल से निकलते ही हमारे पीछे लग गई थी। थाई इस वक्त ड्राइविंग कर रही थी। जानकी इसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर था। मैंने इन दोनों को इस कार के बारे में बता दिया। हमारी कार इस वक्त लेवेंडर से होती हुई विक्टोरिया स्ट्रीट पर आ चुकी थी। मेरे कहने पर थाई ने कार को पेन आइलैंड एक्सप्रेस वे की तरफ मोड़ दिया। ये सड़क चांगई एयरपोर्ट की तरफ चली गई थी। मैंने देख लिया था कि हमारा ताक़ब करने वाली कार में सिर्फ 2 आदमी थे और मैंने इनसे निमटने का फैसला कर लिया था और इस मकसद के लिए शहर का बैरूनी इलाका ही मुनासिब था। इसलिए मैं शहर से बाहर का रुख इख्तियार कर रहा था। कार अपर नॉर्थ चांगई रोड पर आ गई और चांगई जेल के सामने से गुजरते हुए हम लियांग एवेन्यू वाली सड़क पर आ गए। हमारे दाएं तरफ चांगई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और ये सड़क चांगई अस्पताल, चांगई गोल्फ कोर्स और चांगई विलेज से होती हुई चांगई सीलिंग क्लब तक चली गई थी। अगर हम चाहते तो एयरपोर्ट के ऊपर से घूमकर साहिल के साथ नकोल रोड पर होते हुए फेरी टर्मिनल की तरफ जा सकते थे और ईस्ट कोस्ट रोड से होते हुए दोबारा शहर के मरकजी इलाके की तरफ आ सकते थे। मगर मेरा ख्याल है कि इन लोगों के से निमटने के लिए जगह की तलाश में हमें इतना तवील चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी। हमारे मकसद के लिए गोल्फ कोर्स बेहतरीन जगह थी। लोयांग एवेन्यू वाली सड़क पर चांगई विलेज की तरफ मुड़ते ही बाएं तरफ गोल्फ कोर्स शुरू हो जाता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने थाई को इशारा किया। इसने कार कच्चे में उतार ली। पूरा खित्ता सर सबज घास से अटा हुआ था। जमीन ऊंची नीची और नाहमवार थी। कार उछलती हुई जा रही थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे मुड़कर देखा। वो नीली फियाट भी सड़क से उतरकर हमारे पीछे ही आ रही थी। गोया अब वो लोग खुलकर सामने आ गए थे। मैंने थाई को इशारा किया। इसने पाम के दरख्तों के एक झुंड के करीब कार रोक ली और इंजन बंद कर दिया। मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और आगे जाकर बोनट खोल दिया। वो गाड़ी हमसे तकरीबन 20 गज पीछे रुक गई। वो दोनों आदमी नीचे उतर आए। इनमें से एक तो कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और दूसरा हमारी तरफ आने लगा। इसका सीधा हाथ पतलून की जेब में था। वो दोनों हिंदुस्तानी थे। हमारा ताक़ब करने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने कार रोकी थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनकी नीयत अच्छी नहीं थी और इनके पास यकीनन पिस्तौल भी होंगे। सिंगापुर जैसी जगहों पर पिस्तौल वगैरह का हसूल कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की थी। अलबत्ता एक खंजर का इंतजाम कर लिया था जो हस्बे मामूल मेरी पिंडली से बंधा हुआ था। इस वक्त मैंने पतलून भी खुले पांचे की पहन रखी थी और खंजर निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस वक्त शाम का धुंधल का फैल चुका था। गोल्फ कोर्स वीरान था। अलबत्ता दूर एक तरफ मेरिडियन चांगई होटल और दूसरी तरफ चांगई अस्पताल की इमारत पर जगमगाते नियॉन साइन नजर आ रहे थे। वो आदमी मेरे करीब पहुंच रहा था। वो शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश लग रहा था। इतने में जानकी भी कार से उतरकर मेरे करीब आ गई। इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। जानकी ने सरगोशी की। मुझे अंदाजा हो गया है, इसीलिए मैं इस तरफ आया हूँ। मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। हेलो। वो शख्स हमारे करीब आकर बोला, गाड़ी खराब हो गई, मेरी मदद की जरूरत हो तो। शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। ओह, समझ गया। वो मानी खेज अंदाज में जानकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो जानबूझकर इस वीराने में आए हो। मैं तुम्हारा मकसद
समझ गया हूँ। मुझे हैरत है कि तुम दो औरतों के साथ कैसे निमट रहे हो। वैसे दोनों हैं बड़ी जोरदार। अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है तो क्या हुआ, कोई खराबी पैदा करने में कितनी देर लगती है। इसने पतलून की जेब से हाथ निकाल लिया। इसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता इसने पिस्तौल का रुख अगले टायर की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। टायर फटने का धमाका ज्यादा जोरदार नहीं था। जानकी उछल कर पीछे हट गई। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। अब तो गाड़ी खराब हो गई ना। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, शहर यहाँ से बहुत दूर है, इस तरफ कोई टैक्सी मिलने का भी इम्कान नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दे सकता हूँ। सिर्फ तुम्हें इन दोनों को छोड़ने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन हमारी गाड़ी में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इन्हें तो सड़क पर कोई भी लिफ्ट दे देगा, मगर मसला तुम्हारा है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे ख्याल में तुमसे बड़ा अहमक इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। तुम क्या समझे थे कि हम बेखबरी में तुम्हारे हाथ लग गए हैं? मैंने तो तुम्हारी कार को इस वक्त देख लिया था जब अस्पताल से तुम लोगों ने हमारा ताक़ब शुरू किया था। हम तो जानबूझकर इस तरफ आए थे ताकि किसी पुरसुकून जगह पर तुम लोगों से निपटा जा सके, और मेरे ख्याल में इस मकसद के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। दूर दूर तक कोई नहीं है। इस तरह किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं है। ओह, इस शख्स के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन इसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब बेहतर यही है कि तुम खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। और ये तो तुम देख ही रहे हो कि मेरा पिस्तौल शोर मचाना पसंद नहीं करता। चलो आगे बढ़ो, वरना मैं ट्रिगर दबाने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझसे वाकई गलती हो गई। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोग इस तरह मुसल्ला होगे। अब तुम्हारे हुक्म पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं। और तुम लोग, मैं जानकी की तरफ मुड़ गया। मजबूरी है डियर, मुझे इन लोगों के साथ जाना ही पड़ेगा। तुम लोग सड़क पर चली जाना, किसी न किसी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाएगी। तुम तो बहुत बुज़दिल निकले, वो शख्स बोला। हमने तो सुना था कि तुम बहुत खौफनाक किस्म के आदमी हो। थाईलैंड में तुमने बड़े नामी गिरामी गुंडों को उंगलियों पर नचा रखा था, मगर शायद वो सब फर्जी दास्तानें थी। बहरहाल अब वाकई तुम फंस गए हो। इस वीराने में कोई तुम्हारी मदद को भी नहीं आएगा। चलो, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कार के सामने से घूमकर ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के करीब से गुजर गया। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मैंने इसके सामने बाकी हथियार डाल दिए हों। मैं कार के पिछली निशिस्त वाले दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। वो शख्स मुझसे 2 कदम पीछे था। वो जैसे ही ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के करीब पहुंचा, अंदर बैठी हुई थाई ने दरवाजे को पूरी कुव्वत से बाहर की तरफ धक्का दिया। कार का दरवाजा इस शख्स की टांग पर लगा। वो कराहता हुआ लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने बड़ी तेजी से घूमकर स्पिन किक लगा दी। किक इसके बाजू पर कोहनी से जरा ऊपर लगी। वो बिलबिलाता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में ही था। इसने नीचे गिरते ही संभलने की कोशिश करते हुए ट्रिगर दबा दिया। एक शोला सा लपका। गोली कार के पिछले दरवाजे का शीशा तोड़ती हुई निकल गई, लेकिन इसे दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिल सका। जानकी किसी परिंदे की तरह उड़ती हुई इसके ऊपर आन गिरी थी। जानकी ने किसी रेसलर की तरह ही इस पर छलांग लगाई थी। इसकी कोहनी का वार इस शख्स के कंधे पर लगा। वो बिलबिला उठा। इस मर्तबा पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। भाई शायद ताक में बैठी थी। इसने कार में से छलांग लगा दी और पिस्तौल उठा लिया। इसी दौरान में दूसरा आदमी चीखता हुआ हमारी तरफ लपका। इसके हाथ में खंजर था। थाई तेजी से इसकी तरफ घूम गई। गोली मत चलाना थाई, मैं चीखा और आने वाले से निमटने के लिए तैयार हो गया। वो शख्स अरने भैंसे की तरह डकराता हुआ आ रहा था। मैं इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा, और वो जैसे ही करीब पहुंचा, मैं बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया और अपनी एक टांग इसकी टांगों में फंसा दी। वो नीचे गिरा और कलाबाजी खाता हुआ दूर तक लड़कता चला गया। खंजर अब भी इसके हाथ ही में था। मैं इसकी तरफ लपका, लेकिन वो बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। इसने खंजर वाला हाथ आगे निकाल लिया। चंद लम्हे वो खंजर को मेरे सामने मखसूस अंदाज में हरकत देता रहा, फिर हाथ सर से बुलंद करके वार किया। मैंने सीजर्स हैंड डिफेंस की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी से दोनों बाजुओं को क्रॉस की सूरत में मिला लिया। इसकी कलाई मेरे दोनों बाजुओं के जोड़ पर आ गई। मैंने बड़ी फुर्ती से मुट्ठियां भींच ली और दोनों हाथों की पुश्त को आपस में मिला लिया। इस तरह इस शख्स की कलाई मेरे बाजुओं के शिकंजे में फंस चुकी थी। ये टेक्निक मैंने इससे पहले शाओलिन टेम्पल में मास्टर लैशियान के साथ ट्रेनिंग में ही इस्तेमाल की थी। हकीकी लड़ाई का ये पहला मौका था और मैंने इस टेक्निक के इस्तेमाल में कोई गलती नहीं की थी। खंजर आगे मेरे चेहरे की तरफ निकला हुआ था और वो शख्स अपने हाथ को पूरी कुव्वत से झटके दे रहा था, मगर मेरे इस शिकंजे से तो मास्टर
तलाशी यान भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सका था। और ये तो एक मामूली बाजारी गुंडा था जो मार्शल आर्ट्स की अबजद से भी वाकिफ नहीं था। वो खासा ताकतवर था, लेकिन हर जगह ताकत काम नहीं करती। ताकत के इस्तेमाल के लिए किसी टेक्निक की भी जरूरत होती है और वो बगैर किसी टेक्निक के ताकत का मुजाहरा कर रहा था। इसके चेहरे का रंग बदलने लगा, अब करब के आसार नुमायां होने लगे थे। मैंने अपना शिकंजा थोड़ा सा कसा, इसकी उंगलियां खुल गईं और खंजर इसके हाथ से निकल कर हम दोनों के दरमियान जमीन पर गिर गया। वो शख्स अब बाकायदा चीखने लगा था। मैंने जोरदार झटका देकर इसकी कलाई छोड़ दी। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा और दूसरे हाथ से मजरूह कलाई पकड़कर जोर जोर से झटके देने लगा। मैंने जानकी की तरफ देखा, वो दूसरे हमला आवर से बहुत खूबी से निमट रही थी। जानकी ने मेरे साथ शाओलिन टेम्पल में जो ट्रेनिंग की थी वो इसके काम आ रही थी। ये दोनों बाजारी गुंडे थे, स्ट्रीट फाइटिंग में तो माहिर हो सकते थे लेकिन मार्शल आर्ट से वाकिफ नहीं थे। एक मेरी हाथों कलाई की हड्डी तड़वा बैठा था और दूसरा जानकी के हाथों पिट रहा था। गोल्फ कोर्स में जिस जगह पर यह हंगामा हो रहा था, सड़क वहां से तकरीबन 100 गज दूर थी। इस जगह सड़क पर जरा सी गुलाई थी। इसी वक्त शहर की तरफ से आने वाली एक कार इस सड़क पर घूमी तो हम सब हेडलैंप्स की रोशनी में आ गए। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा, वो पुलिस कार थी जिसकी छत पर फ्लैशर चमक रहे थे। शायद पुलिस वालों ने भी हमें देख लिया था। फौरन ही सायरन की आवाज गूंज उठी और पुलिस कार रुक गई। मैंने 2 पुलिस वालों को कार से उतरकर इस तरफ दौड़ते देखा। जानकी का हरीफ बुरी तरह फंसा हुआ था। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को जानकी की गिरफ्त से छुड़ाया और उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी। दूसरे आदमी ने भी भागने की कोशिश की मगर मैंने लपक कर इसकी टांग पकड़ ली। दोनों पुलिस वाले दौड़ते हुए करीब आ गए। इनमें से एक ने रिवॉल्वर निकाल लिया। एक और पुलिस वाला कार से उतरकर फरार होने वाले शख्स के पीछे दौड़ा, लेकिन वो तारीकी में गायब हो चुका था। तीनों पुलिस वालों ने हमें घेर लिया। 2 के हाथ में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। इन तीनों में से एक हिंदुस्तानी, एक चीनी और तीसरा यूरेशियन था। इन तीनों ने हमें हैंड्स अप करवा लिया था। ये क्या हो रहा था, क्या मामला है? पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए कहा। ये लोग मुझे और मेरे साथी को लूटना चाहते थे। ऑफिसर वो शख्स फौरन ही बोल पड़ा जिसकी कलाई मैंने तोड़ दी थी। हम लोग चांगई एयरपोर्ट से निकल रहे थे कि इस आदमी ने इन 2 खूबसूरत औरतों का लालच देकर हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और यहाँ इस वीराने में आकर हमें लूटने की कोशिश की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।